स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का डिफेमेशन केस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल डिफेमेशन केस था, जिसका फाइनल आउटकम जॉनी डेप के फेवर में रहा। दोस्तों, जॉनी डेप का नाम आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, जी हाँ, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में पायरेट का ये खास रोल अदा करने वाले हॉलीवुड के जाने माने स्टार जॉनी डेप अपने इस रोल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसा जादू किया कि आज जब भी कोई आम इंसान पायरेट शब्द को सुनता है तो उसके मन में सबसे पहले कैप्टन जैक स्पैरो की इमेज सामने आती है। खैर दोस्तों, ये बात हुई एक फिक्शनल कैरेक्टर की, लेकिन असल जिंदगी में पायरेट्स और पायरेसी हॉलीवुड की मूवीज की तरह इतनी रोमांचक नहीं, बल्कि अभिशाप साबित हुई है। हमारी आज की कहानी भी दुनिया के एक ऐसे ही देश से जुड़ी है जिसको वर्ल्ड की पायरेट कैपिटल कहा जाता है। अब तक शायद आप अनुमान लगा ही चुके होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं सोमालिया की। तो आखिर इसका क्या कारण है? सोमालिया को पायरेट कैपिटल क्यों कहा जाता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस के GS2 सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम और भी ज्यादा बात वीडियो के अंत में करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 8 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों, इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन, किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है, तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सोमालिया में पायरेसी के रूट्स उसके इतिहास में छिपे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोमालिया की ब्रीफ हिस्ट्री के साथ। दोस्तों, फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर बसी नदर्न अफ्रीका की सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है। ये कंट्री वेस्ट में इथियोपिया, नॉर्थ वेस्ट में जिबूटी, नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन, ईस्ट में इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट में केन्या को टच करती है। 7 नंबर की शेप को रिसेंबल करती ये कंट्री अफ्रीकन मेनलैंड पर सबसे लंबी कोस्टलाइन ऑक्युपाई करती है। इसकी कोस्टलाइन की लेंथ लगभग 3,333 किलोमीटर के बराबर है। वर्ल्ड मैप के इतनी क्रूशियल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर मौजूद होने की वजह से सोमालिया पूरी दुनिया के लिए खास महत्व रखती है। दोस्तों, इस पोजीशन पर होने के कारण सोमालिया इतिहास में एक स्ट्रॉन्ग रीजनल और कमर्शियल पावर हुआ करती थी। इसी वजह से मिडिल एजेस में कई पावरफुल सोमाली एम्पायर्स जैसे कि अजुरान सल्तनत, अदाल सल्तनत और गलेडी सल्तनत रीजनल ट्रेड को डोमिनेट किया करते थे। लेट 19th सेंचुरी में स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका शुरू हुआ और सोमालिया सल्तनत्स इटली और ब्रिटेन के द्वारा कॉलोनाइज की गई। यूरोपियन कॉलोनियल पावर ने सोमालिया की ट्राइबल टेरिटरीज को 2 भाग यानी इटालियन सोमालीलैंड और ब्रिटिश सोमालीलैंड में डिवाइड कर दिया। 1960 तक सोमालिया एक यूरोपियन कॉलोनी के रूप में बहुत से सिविल क्लैशेस की विटनेस बनी। खैर, 1960 में एक लंबे स्ट्रगल के बाद सोमालिया को कॉलोनाइजेशन से मुक्त कर दिया गया। इन दोनों कंट्रीज को यूनाइट करके सिविल गवर्नमेंट के अंडर एक इंडिपेंडेंट सोमालिया रिपब्लिक की स्थापना की गई। लेकिन उसके कुल 9 साल बाद यहाँ पर एक मिलिट्री कू हुआ, जिसके तहत जनरल मोहम्मद सियाद बरे ने पावर पर कब्जा कर दिया। 1969 में उन्होंने यहाँ पर सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की। इस दौरान उन्होंने कंट्री के नॉर्थ में एक इंडिपेंडेंट सोमाली लैंड के लिए लड़े जा रहे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बुरी तरह क्रश किया। दोस्तों, उस समय इनके पास USSR का अच्छा खासा सपोर्ट हुआ करता था। USSR के इन्फ्लुएंस के चलते जनरल मोहम्मद सियाद बरे ने देश में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया।
सोशलिज्म को स्प्रेड करके उन्होंने अपने सारे ऑपोजिशंस को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, 1977 में उन्होंने साउथ में मौजूद अपने पड़ोसी देश इथियोपिया पर अटैक कर दिया। इस वॉर का नाम पड़ा ऑर्दोगन वॉर। इथियोपिया भी यूएसएसआर का एक स्ट्रांग एलाई हुआ करता था। इसी कारण जनरल बेरे को इथियोपिया को अटैक करके कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ हासिल हुआ तो वो था देश में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। सोमालिया इस वॉर में हार गया और यहीं से उसके ऊपर से यूएसएसआर का सपोर्ट भी चला गया। देखते ही देखते जनरल मोहम्मद सियाद बेरे की पॉपुलैरिटी खत्म होती चली गई। उनकी रेजिम को अब बहुत बड़े लेवल पर आर्म्ड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। 1980 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया। 1990 में जनरल मोहम्मद सियाद बेरे देश छोड़कर चले गए और उसके बाद यहाँ के हालात और भी बदतर हो गए। यानी लगभग 22 साल बाद सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टूटकर बिखर गई। देखते ही देखते पूरा देश एक सिविल वॉर की चपेट में आ गया। इस बार इथियोपिया अपने वॉर का बदला लेने के लिए सोमालिया के रिबल्स को सपोर्ट कर रहा था। इसमें सबसे प्रोमिनेंट था सोमाली नेशनल मूवमेंट या फिर सोमालीलैंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। सोमालीलैंड आज एक ऑटोनोमस रीजन है। यह आज भी सोमालिया के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में उसकी 27% टेरिटरी को ऑक्युपाई करता है। खैर, उस दौरान सोमालिया के ज्यादातर हिस्सों को कस्टमरी और रिलीजियस लॉ के अंतर्गत रूल किया जाने लगा। देश में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बची। खैर, इस समय मुख्य तौर पर 2 लीडर्स थे, अली महादी मोहम्मद और मोहम्मद फराह अदीद, जो कि पावर के लिए लड़ रहे थे। कई रीजनल नेबर्स के साथ नेगोशिएशंस हुई और आखिर में अली महादी मोहम्मद को सोमालिया के नए लीडर के रूप में चुना गया। लेकिन यहाँ पर वायलेंस अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी को देखते हुए यूएन ने सोमालिया में अपने पीस कीपिंग ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन सोमालिया यानी यूनोसोम की शुरुआत की। लेकिन पीस कीपर्स के ऊपर बढ़ती हुई वायलेंस और टेररिस्ट अटैक की वजह से इनको वापस बुला लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पायरेसी से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, सोमालिया की हिस्ट्री के इस पीरियड में जन्मी वायलेंस ने ही यहाँ पायरेसी के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। और वो कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सोमाली सिविल वॉर के दौरान इस देश की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। वायलेंस और इकोनॉमिक कोलैप्स के बीच देश में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 90% तक पहुंच गया। पॉवर्टी, करप्शन, क्राइम्स और माल न्यूट्रिशन अपने पीक पर था। आए दिन यहाँ पर भयानक फेमिन देखने को मिलते थे। कंट्री पूरी तरह अनस्टेबल थी। यहाँ तक कि इसको एक कंट्री कहने के पैरामीटर्स भी लड़खड़ा रहे थे। दुनिया तो बस एक देश यानी सोमालिया को जानता था, लेकिन इसके अंदर न जाने कितने ग्रुप्स अपने अपने रीजन में सेल्फ रूल अनाउंस कर चुके थे। नॉर्थ में सोमालीलैंड और पुंटलैंड 2 ऑटोनॉमस रीजन्स बन गए थे, जबकि साउथ में एक लूज फेडरल गवर्नमेंट और कई टेररिस्ट ग्रुप्स अपना रूल क्लेम कर रहे थे। सोमालिया एक स्टेटलेस सोसाइटी के रूप में बिना किसी एफिशिएंट रूलिंग गवर्नमेंट के ऑपरेट कर रहा था। देश में सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसी के साथ एक फॉर्मल इकोनॉमी डेवलप करने का कोई स्कोप नहीं बचा था। सिविल वॉर्स, डिक्टेटरशिप और मैसिव टेररिस्ट अटैक्स ने इस स्टेट का स्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज भी इस देश के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट एथनिक ग्रुप्स और वॉरलॉर्ड्स कंट्रोल करते हैं। सिटीजन्स को किसी भी तरह के थ्रेट से बचाने और उनके बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए स्टेट का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ तो स्टेट है ही नहीं। रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से सोमालिया में एक एवरेज पर्सन कुल 57 ईयर्स तक जीता है। यहाँ ज़्यादातर लोग हर दिन $1 से भी कम में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सोमालिया की पर कैपिटा जीडीपी दुनिया की सेकंड लोवेस्ट है। 16 मिलियन की पॉपुलेशन में से वहाँ लगभग 71% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि हर 10 में से 7 लोग एक्यूट पॉवर्टी में रहते हैं। वहाँ हर 4 में से 1 व्यक्ति को फूड की एक्यूट शॉर्टेज झेलनी पड़ रही है। 5 साल से कम उम्र के 3 लाख बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। देश में क्लाइमेट शॉक्स, टेररिस्ट इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते लगभग 7.7 मिलियन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और लगभग 4.6 मिलियन लोगों को फूड सप्लाई की अर्जेंट ज़रूरत है। और लगभग 1.4 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर देश से बाहर जाकर शरण ले रहे हैं। ये देश रहने के लिए आज भी सबसे डेंजरस प्लेस माना जाता है। खैर, उस समय किसी के पास यहाँ एम्प्लॉयमेंट थी तो वो थे यहाँ के गरीब फिशरमैन। सोमाली कोस्टलैंड के आगे पड़ने वाला गल्फ ऑफ एडन एक फिश रिच एरिया था। सोमालिया की पूरी कोस्ट पर ट्यूना, स्क्विड
स्वॉर्ड फिश और बाकी कई कमर्शियली वैल्यूएबल फिश स्पीसीज की अबंडेंस पाई जाती थी। इसी वजह से इस रीजन को फिशिंग के लिए एक आइडियल ग्राउंड माना जाता था। लेकिन यह सवाल केवल तब तक था जब तक ये रीजन फॉरेन पावर्स की नजरों में नहीं आया था। जैसे ही यहाँ पर दूसरे देशों के बड़े फिशिंग ट्रॉलर्स का आगमन हुआ, इस बे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सोमालिया के पुअर फिशरमैन अपनी बोट्स में फिशिंग ट्रॉलर से कम्पीट नहीं कर पाते थे। इसके अलावा ये फॉरेन फिशिंग वेसल्स यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पर पॉल्यूशन क्रिएट करते थे। हर साल वहां पर उनके द्वारा रेडियो एक्टिव वेस्ट डंप किया जाता था। देखते ही देखते ये रीजन इतना ज्यादा पॉल्यूट हो गया कि यहाँ की फिश रिसोर्सेज काफी हद तक डिप्लीट हो गई। इसकी वजह से सोमालिया की फिशरमैन कम्युनिटी के लाइवलीहुड पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। अब सोमालिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी नहीं, साथ ही सोमाली नेवी को 1991 में डिसबैंड कर दिया गया था। यानी कि सोमालिया के पुअर फिशरमैन के कंसर्न सुनने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को खुद रिजॉल्व करने का फैसला किया और यहीं से इस देश में पायरेसी ने भी जन्म लिया। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा ही था कि एक समय पर सोमालिया को यूएसएसआर का सपोर्ट प्रोवाइड था। यूएसएसआर के वेपन्स के स्टॉक्स सोमालिया में अब भी मौजूद थे। सिविल वॉर के दौरान कई मिलिटेंट ग्रुप्स इन वेपन्स का यूज किया करते थे। इन फिशरमैन ने भी इन्हीं वेपन्स और ग्रेनेड्स का यूज करते हुए फॉरेन पोचर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। 1998 से लेकर 2000 तक यहाँ डोमेस्टिक फिशरमैन और फॉरेन फिशिंग वेसल्स आपस में झगड़ते रहे। लेकिन 2002 से 2010 के बीच इस रीजन का कंट्रोल सोमाली पायरेट्स के हाथों में आ गया। 1998 में एक फिशिंग वेसल को हाईजैक करने का पहला रिकॉर्डेड अटेम्प्ट किया गया। इसी अटैक से पायरेट्स को $300,000 हाथ लगे। इस मनी से उन्होंने अपने लिए AK-47 राइफल्स और स्मॉल स्पीड बोट्स परचेज की। शुरुआत के सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ने इन फिशरमैन का मनोबल बहुत बढ़ा दिया। बस फिर क्या था, अब ये केवल फिशिंग वेसल्स को ही नहीं बल्कि इस रीजन से जाने वाली मर्चेंट वेसल्स को भी टारगेट करने लगे। दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन यूरोप और एशिया के बीच सबसे शॉर्ट सी रूट है। यहाँ से हर साल ऑयल और बाकी गुड्स को कैरी करने वाले 20,000 शिप्स पास होती हैं और इसलिए ये रीजन पायरेट्स के लिए एक आइडल पॉइंट बन जाता है। खैर, ये पायरेट्स अपनी स्ट्रेटजिक अटैक से बड़े बड़े शिप्स को टारगेट करते और फिर उस शिप को बंदी बनाकर एले या गैराकेट की पोर्ट सिटीज पर ले जाया जाता था। वहां पर मौजूद पायरेट्स के नेगोशिएटर्स शिप के ओनर कंट्रीज या कंपनीज के साथ बातचीत शुरू करते थे। ये शिप्स के रिलीज के बदले एक ह्यूज रैंसम यानी फिरौती चार्ज किया करते थे। जब तक कि रैंसम उनके पास नहीं पहुंच जाती थी तब तक शिप और उसके क्रू मेंबर्स पर कई महीनों तक नजर रखी जाती थी। उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। खाने और पीने के लिए केवल इतना ही दिया जाता था जिनसे उनका जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। अब ना तो यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी और ना ही कोई फॉर्मल लॉ इंस्टीट्यूशन और ना ही कोई पुलिस फोर्स। तो ये पायरेट्स जितनी चाहे उतनी मनमानी कर सकते थे। उनको किसी भी बात का कोई डर नहीं था। ये सभी पॉलिसी अटैक्स मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा ही स्पॉन्सर किए जाते थे। इसीलिए रैंसम का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उनको दिया जाता था और बाकी बचा अमाउंट पायरेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। 2008 से लेकर 2011 के बीच पायरेसी से लगभग $650 मिलियन का रैंसम जनरेट किया गया। ये पायरेट्स ज्यादातर पुंटलैंड से बिलोंग किया करते थे। देखते ही देखते इस ह्यूज मनी से पायरेट्स ने इस पुअर कंट्री में अपना अलग एम्पायर खड़ा कर दिया, जहां वो एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करने लगे। पायरेसी से जनरेट होने वाली ह्यूज वेल्थ को देखते हुए पायरेसी वहां की सबसे फेवरेबल जॉब बन गई। देश के लोग पायरेट्स को क्रिमिनल नहीं बल्कि हीरो मानते थे, क्योंकि उनकी नजरों में यही पायरेट्स उनके देश को एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाया करते थे। पुंटलैंड में 30 स्कूल्स बच्चों को पायरेसी की ट्रेनिंग दिया करते थे। इस मैरीटाइम हाईजैकिंग की कैपिटल में पायरेसी सबसे ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बन गई थी। खैर, देखते ही देखते पायरेसी का कहर ह्यूमैनिटेरियन एड और कार्गो शिप्स पर भी बरसने लगा। अपनी पीक ईयर यानी 2011 में पायरेट्स ने 32 शिप्स और उनके 736 क्रू मेंबर्स को अपना शिकार बनाया। इस दौरान इस रूट की एवरेज मैरीटाइम शिपिंग कॉस्ट में 1.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी ये इवेंट्स रैंसम के साथ साथ अपने साथ जान और माल की भारी कॉस्ट लेकर आते थे। अब क्योंकि ये रीजन दुनिया के मैरीटाइम ट्रेड रूट का एक अहम हिस्सा था, तो इस प्रॉब्लम को लंबे समय तक इग्नोर करना नामुमकिन था। इसी को देखते हुए दुनिया ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ठानी। यूएन ने अरेबियन सी में पायरेसी को जड़ से खत्म करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके अंतर्गत 40 कंट्रीज की फोर्सेस
ऑपरेशन अटलांटा के तहत सोमालिया में तैनात की गई। इंडिया से लेकर पाकिस्तान, जापान से लेकर चाइना और यूएस, नेटो से लेकर रशिया, ये सब जियोपॉलिटिकल राइवल इस एंटी पायरेसी कैंपेन में साथ दिखाई पड़े। इन फोर्सेस की वॉरशिप्स वाटर्स में पायरेट्स का सफाया कर रही थीं, जबकि ईयू और यूएई द्वारा स्पॉन्सर्ड कोस्ट गार्ड और ग्राउंड फोर्सेस सोमालिया में पायरेट्स के बेसिस को हटा रहे थे। ऑपरेशन अटलांटा की मिलिट्री फोर्स ने लगभग 1400 पायरेट्स को डिटेन किया और उनके ऊपर यूएन के द्वारा कार्यवाही की गई। यह ऑपरेशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा और 2013 के बाद इन केसेस को काफी हद तक कंट्रोल किया गया। दोस्तों, कुछ समय के लिए तो ये खतरा टल गया, लेकिन सोर्सेस के अनुसार अक्सर ईरान, यमन और स्पेन के फिशिंग ट्रॉलर्स इस रीजन में फिर से दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से अब भी यहाँ पर पायरेसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमालिया वही देश है जिसमें अल शबाब नाम का टेररिस्ट ग्रुप भी जन्मा है। 2006 में एस्टैब्लिश हुए इस ग्रुप ने 2011 तक कंट्री की कैपिटल मोगादिशु के साथ साथ देश के एक मेजर हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था। हालांकि 2011 में अफ्रीकन यूनियन की फोर्सेस ने इनको मोगादिशु से बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी भी यह देश ज्यादातर हिस्सों को कंट्रोल करता था। कहने का मतलब यह है कि जब तक सोमालिया में एम्प्लॉयमेंट का कोई भी स्टेबल सोर्स जनरेट नहीं किया जाता, तब तक यहाँ का यूथ पायरेसी और टेररिज्म की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा। तब तक यहाँ के लोग पायरेट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए बहुत इजी टारगेट बने रहेंगे। हालांकि फिलहाल इस रीजन में पायरेसी की प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस किया गया है, लेकिन ये एक ऐसी ही प्रॉब्लम है जो कभी भी वापस आ सकती है। पायरेसी सोमालिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से जन्मी है और उसका सॉल्यूशन भी उसी को सॉल्व करने से निकल पाएगा। इसीलिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके लोगों के लिए एक स्टेबल, सिक्योर और प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना ही पायरेसी का एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, और वो तभी मुमकिन है जब देश में एक स्ट्रॉन्ग सिविलियन गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन सोमालिया की पायरेसी के कर्ज को लेकर। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कॉम्बैट पायरेसी इन द इंडियन ओशन? हाउ कैन पायरेसी बी eradicated फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रक्षाबंधन आरती दी, एंड राखी के लिए थैंक्स। इस बार देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये चॉकलेट्स लेके आया हूँ आपके लिए। वाह जी वाह मोनू, चॉकलेट से काम नहीं चलेगा। जब तू आईएएस बन जाएगा ना, तेरी गाड़ी में बैठकर शहर का पूरा चक्कर लगाना है मुझे। और ये गिफ्ट विफ्ट छोड़, अपना व्हाट्सएप चेक कर। ये क्या है दीदी? ये तेरी यूपीएससी की कोचिंग के नए बैचेस की डिटेल्स हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 8 अगस्त थी, तो मैंने ले लिया तेरे लिए। पर दीदी, ये तो बहुत महंगा होगा ना, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। मैं पढ़ लेता खुद से, आप क्यों इतना परेशान हुई? मोनू, कुछ महंगा नहीं है, सारा का सारा कंटेंट लाइव मिलेगा तुझे। 1-to-1 मेंटोरशिप है, प्री प्लस मेंस के लिए खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और मैंने AG लाइव कूपन कोड भी यूज किया था ना, तो ये सब कुछ मुझे केवल 18,999 में मिल गया। अरे फिर तो बहुत अच्छा है यदि। थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगा और आपको ज़रूर घुमाऊंगा अपनी DM वाली कार में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।